मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा और इन सब चीजों को मिलाकर दे दिया गया है कम्युनल रंग। कम्युनल रंग देश में दे दिया गया है एक राजनेता की तरफ से और इस पर हो रही है जमकर अब सियासत। ऐसा देखा जा रहा है कि देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनेता इस पर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन बात वही निकल कर आती है, राजनेता अपनी सियासी रोटी सेक कर चले जाते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। समाज को बांटने का काम किया जाता है, ऐसे मुद्दों को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर समाज को बांटने का काम किया जाता है। लोग बट जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और राजनेता अपनी सियासी रोटी सेकने लगते हैं। यही हालात इस वक्त कुछ देश में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ऐसा देखा जा सकता है कि एक बयान के चलते पूरे देश की सियासत गर्मा गई है और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भारत में कहीं ना कहीं उबाल खाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। और आज हम इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसके और क्या क्या पहलू निकाले जा सकते हैं, क्या इसके राजनीतिक रंग निकाले जा सकते हैं, क्या राजनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं और आने वाले वक्त की राजनीति पर इसका क्या असर मिल सकता है। जिस तरह से ये बयान दिया गया कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटवा देना चाहिए वरना हनुमान चालीसा उसके सामने बजाई जाएगी, इसके अलग अलग रिएक्शंस भी देश में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जिस वक्त मस्जिदों पर अजान की आवाज लगाई जा रही है वहां पर लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं और जो ये चीज दिखाती हैं कि लोगों के मन में जो कम्युनलिज्म का जो जहर है वो किस तरह से भर चुका है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे और मेरे सहयोगी आसिफ यहाँ मौजूद हैं। आसिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मृत्युंजय। आसिफ, एक बयान और देश में उथल पुथल मच जाती है। देखा गया कि सिर्फ एक राजनेता ने एक बयान दिया और पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। हिंदू और मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर से देश में कहीं ना कहीं हावी होता नजर आ रहा है, बाकी सब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ये कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। और ऐसा देखा जा रहा है कि समाज इस मुद्दे को लेकर बंट गया है। जिस तरह से कट्टरपंथी सोच इस वक्त देश के लोगों की दिमागों पर और जुनून पर हावी हो गई है, उसको लेकर के अभी क्या क्या इस वक्त क्या देश, ऐसा नहीं लगता कि देश कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता जा रहा है? देखिए मृत्युंजय, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे के बयान को अगर जो है उस पर तवज्जो दिया जाए, उसको ध्यान दिया जाए, तो मुझे यही समझ में आता है कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ इस बात को जाहिर करता है कि आज सियासत लड़ाई के लिए, सियासत फायदे के लिए हनुमान और फिर जो है अजान का ये फायदा उठाया जा रहा है। नहीं तो इसमें इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता इतनी खूबसूरत है, उनका सोच इतना खूबसूरत है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं आती है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, और ये बेशर्म ऐसे नेता है जो अपने फायदे उठाने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों का और हिंदू का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि ठाकरे आज राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसकी वजह से मृत्युंजय आज ये। आपको ऐसा नहीं लगता आसिफ, कहीं ना कहीं जिस MNS जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई शिवसेना से अलग होकर, वो आज भी अपनी उसी हिंदूवादी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसी पर अभी भी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वही राज ठाकरे जो पहले कहते कि उत्तर भारत के लोगों का महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र में जो पहली नौकरियां हैं उन पर मराठियों का हक है, और उसके बाद वो खुद अयोध्या जाते हैं, उस अयोध्या में जाते हैं जो खुद उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बातें कही आपने मृत्युंजय। देखिए, जो हिंदू है ना, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू के खून में ही पता चल जाता है कि वो हिंदू है, तो उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। ये ठाकरे जो है, ये बताइए कानून से बढ़ गए हैं क्या? ये मुझे समझ नहीं आता। आपको कानून हाथ में लेने का आपको अधिकार किसने दिया? हमारे देश में संविधान है, कानून है, और कानून से कोई पार्टी ऊपर नहीं जा सकती, कोई नेता नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को ये समझ में आए और ताकि बाकी आसिफ, कार्रवाई कैसे लगेंगे? बीजेपी के एक नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो तो इस बयान का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन के जो कानून है, उनका पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, सभी को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बातों ही बातों में उन्होंने राज ठाकरे के बयान का समर्थन कर दिया है। सर, ये नकवी साहब कौन है, इसको समझना चाहिए। देखिए, यही मंत्री लोग हैं जिससे महंगाई को लेकर सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस को गाली देंगे, इसको यही बोलेंगे कि युवा बेरोजगार है तो ये नेहरू को गाली देंगे। ये वही लोग हैं। तो ठाकरे को अगर समर्थन कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मुसलमान है, ये मैं बाखूबी जानता हूं, और इसका इतना जिगरा ही नहीं है कि ये खुलकर उनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो फिर हाथ से वोट चले जाएंगे, करेंगे तो हाथ से सत्ता चले जाएगी। और ये ऐसे नेता है कि सत्ता के लालची हैं, ये हम बाखूबी जानते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है मृत्युंजय, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे नेता समर्थन करेंगे ही, क्योंकि
महाराष्ट्र में उनकी सरकार तो है नहीं, आज जो थी शिवसेना से वो अलग हो गई, तो इस वजह से वो कह रहे होंगे। इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना के साथ जो उनके संबंध थे वो तो बहुत पहले ही खराब हो चुके हैं और अब एमएनए से संबंध बनाने की कोशिश तो बीजेपी कर ही रही है। ऐसा देखा गया कि नितिन गडकरी कुछ वक्त पहले राज ठाकरे से मिलने जाते हैं, उनके घर पर उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, एक तस्वीर भी शेयर की जाती है सोशल मीडिया पर और जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी खलबली मच जाती है। लेकिन अब देखेंगे कि क्या ये मुद्दा जिस तरह से देश में भुनाया जा रहा है, आखिरकार इसका 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी कृष्ण जी आ जाते हैं, कभी राम आ जाते हैं, कभी हनुमान आ जाते हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है राहुल। अभी जो ये वक्त मुद्दा चल रहा है, क्या 2024 के चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है? देखिए, अभी जो मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दा किसी भी तरह से वाजिब नहीं है, इसको जायज़ नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। रोज़गार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अभी हम लगातार खबरें देख भी रहे हैं कि जिस तरह सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की थाली पर असर पड़ रहा है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान करके तो ये राजनीतिक पार्टी के नेता केवल अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं और सीधे तौर पर देखिए राज ठाकरे बीजेपी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उद्धव की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक से राज ठाकरे को याद आ जाता है लाउड स्पीकर। भाई, अगर लाउड स्पीकर पर आप बात करें तो डीजे पर भी बात कीजिए, ढोल नगाड़ों पर भी बात कीजिए, आप उस पर भी बात कीजिए कि जिस तरह से शादी समारोह में देखिए 2-2 ढाई-ढाई बजे तक पूरा जो है डांस होता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उसमें जिस तरह से बहुत तेजी से गाने बजते हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो किसी एक पर बात ना होकर रूल्स और रेगुलेशंस की बात की है राहुल ने और हम देखने की कोशिश करेंगे, राहुल से जानने की भी कोशिश करेंगे। राहुल, जिस तरह से जो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के जो रूल्स हैं, अगर उसकी बात कर ली जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 100 मीटर तक के दायरे में जब भी आप ऐसी कोई चीज चलाते हैं या कोई ऐसे लाउड स्पीकर पर कोई ऐसा लाउड म्यूजिक चलाते हैं तो उसके 100 मीटर के दायरे में स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक स्थल, ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जहां पे शांति की जरूरत है। इसी के साथ साथ ये भी बोला जाता है कि 50 से 70 डेसिबल तक का जो वॉल्यूम क्राइटेरिया है वो रहना चाहिए। क्या ऐसी जगहों पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, क्या ऐसे क्राइटेरियाज वहां पर फॉलो किए जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूल रेगुलेशंस को बहुत बड़े हद तक फॉलो नहीं किया जाता। देखिए, क्योंकि हमारे देश में हम कोई मानता ही नहीं कि नॉइज पोल्यूशन भी एक टाइप का पोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले, देखिए जब वहाँ पर चुनाव थे विधानसभा के, उस समय पश्चिम बंगाल में किस तरह कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, लेकिन देखने को मिला कि जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रैली हो रही थी, बीजेपी की तरफ से रैली हो रही थी, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मास्क तक नहीं लगाया था। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ले लेते हैं, अभी यूपी विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस का दौरा हुआ, उनके मुंह पर मास्क तक नहीं था। तो देखिए, अगर यही लोग रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि इसका कैसे औरों से उम्मीद की जा सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अगर बड़े नेता ही, बड़े राजनेता और जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे लोग कैसे करेंगे, जो जनता है वो किस तरह से करेगी? लेकिन राहुल, एक चीज और है कि जिस तरह से अभी ये जो मसला निकलकर सामने आया है, अचानक से ये बम फूटा है और 3 मई तक का जो अल्टीमेटम इस वक्त मुसलमानों को दिया गया है राज ठाकरे की तरफ से, अगर 3 मई तक ऐसा नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे राज ठाकरे? देखिए, राज ठाकरे क्या करेंगे? राज ठाकरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी देते। राज ठाकरे के बयान से डरने की जरूरत थोड़ी है। भाई, मुनव्वर राणा ने क्या कहा था? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चुनाव जीत जाएगी, मैं लखनऊ छोड़ दूंगा। छोड़ दिया मुनव्वर राणा ने? उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए? नहीं चले गए। वो तो भारत भी छोड़कर नहीं गए, वो अपने जिला छोड़कर नहीं गए होंगे। राज ठाकरे जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। और देखिए, हमारे देश में बहुत खूबसूरत देश है, हमारा लोकतंत्र का है, और हमारे लोकतंत्र में कविताएं भी हैं बहुत सारी, जिसमें देखिए कहा भी जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन की, हिंदुस्तान हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। तो ये चीजें हम शुरुआत से पढ़ते नजर आ रहे। राज ठाकरे जैसे नेताओं के बयान से ना हिंदुओं में बदलाव आएगा, ना मुसलमानों में। जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। शुक्रिया राहुल। तो ऐसा देखा जा रहा है कि देखिए, भले ही राजनेता आपको भगवे में बांटने की कोशिश करें, किसी और रंग में बांटने की कोशिश करें, लेकिन हमें तिरंगे पर अड़े रहना है, क्योंकि वही हमारी पहचान है। और इसी के साथ साथ एक चीज को और ध्यान में रखने की जरूरत है कि जिस तरह से राजनेता ये लगातार समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में फूट पड़ती है, उससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। क्योंकि जो बयान इस वक्त राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है, जो बयान इस वक्त एमएनएस की तरफ से दिया गया है, उससे
किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उसकी वो कम है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही पैदा होता है कि अभी भी अगर राज ठाकरे अपने इस सवाल पर, अपने इस बयान पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि मैं इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाऊंगा और 3 मई तक जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, अगर वो अल्टीमेटम क्रॉस हो जाता है तो फिर राज ठाकरे क्या करने वाले हैं? क्या वो जिस तरह से शिवसेना की जो छवि है पहले, उसी को एमएनएस की छवि बनाने की कोशिश करेंगे, हिंदूवादी छवि बनाने की कोशिश करेंगे और देश के मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है? क्या इस देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है? लेकिन देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार क्या होने वाला है और इस पर भारत सरकार क्या एक्शन लेने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।